नमस्कार। भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक भगत सिंह कौन थे? ये पाकिस्तान की सरकार ने कोर्ट में बताया। क्या थे वो? वो एक क्रिमिनल थे, मतलब अपराधी थे और वो एंटी मुस्लिम थे। ये उन्होंने उस आदमी के लिए बोला जो हमारी आजादी के लिए 22-23 साल की उम्र में ही फांसी पे लटक गए। भगत सिंह के लिए ऐसे शब्द यूज किए गए। और मामला क्या था? मामला यह था कि एक कुछ कुछ देना नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ नहीं देना था, भगत सिंह की फैमिली को कुछ नहीं देना था, सिर्फ एक चौराहे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखना था। ऐसा एक लाहौर में एक संस्था ये काम कर रही थी, बहुत दिन से बात कर रही थी। ऑर्डर्स भी आ गए थे कोर्ट के ऑर्डर्स को भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। फिर उसके बाद वो दोबारा कोर्ट गए कि ये चौक जो है भगत सिंह के नाम पे रखा जाए। ये चौक वही चौक है जहां भगत सिंह को और सुखदेव को और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ये वही जगह है। इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखना था। पाकिस्तान ने सीधे सीधे मना कर दिया, बोला ये तो एक आतंकवादी, ये तो एक क्रिमिनल यानी कि अपराधी, इन्होंने तो एक अंग्रेज को मारा था। क्या आप अंग्रेज के साथ हैं? क्या आप तो भारत की आजादी के इतने बड़े हीरो के ऐसी इंसल्ट करना। और ये भी बोला कि ये एंटी मुस्लिम थे। भगत सिंह कब से एंटी मुस्लिम हो गए? मुस्लिम्स के बीच में रहते हुए पाकिस्तान की सरकार कब तक अपने ही लोगों का? भगत सिंह पाकिस्तान के थे ना। और ये खालिस्तानियों के लिए भी एक सबक है कि अगर ये भगत सिंह की इज्जत नहीं कर रहे तो तुम्हारी क्या करेंगे। ये भी कि भगत सिंह के लिए जो बोला गया है, ये भी बोला गया कि इंसानों की मूर्ति लगाना इस्लाम में हराम है। गाजी अर्तुगरुल की मूर्ति लग सकती है, वो इंसान नहीं था ना, बाकियों की लग रही है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ समर सिंह तूर मेजर साहब, देश की सेवा में एक लंबे अरसे से इंडियन आर्मी में रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, जो आज की तारीख में जैसे 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मरियम हम्म, नवाज़ यूके जिनीवा में गए हुए हैं कोई ऑपरेशन कराने के लिए। तो कोई हम्म, पाकिस्तानी लेडी सिटीज़न ही है, जो उनको अपशब्द सुना रही हैं और उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रही हैं जिनीवा में। जहाँ पे वो खुद गई हुई हैं मरियम नवाज़। तो हम्म, देखिए, इनके जो भी चीफ मिनिस्टर हैं या कोई भी मिनिस्टर्स हैं, दे हैव लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट। इनकी पूरी इज्जत हम्म, खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इन ये अपने खुद की सके नहीं है। जिस तरीके हम्म, से और जिस मतलब मैनर में इन्होंने जो इमरान खान के साथ दगा की है, अब मुझे नहीं लगता हम्म, कि कोई ईमानदार या फिर कोई ऐसा पॉलिटिशियन अब आगे आएगा पाकिस्तान को लीड करने के लिए। हालाँकि नवाज़ शरीफ आए पाकिस्तान, पर उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए कि भई नहीं, मैं आगे नहीं लीड कर पाऊँगा। और पाकिस्तान आर्मी अपनी पॉलिटिक्स पैरेलल चला रही है। अभी हम्म, पिछले 2 दिन पहले वो सऊदी अरेबिया गए हैं, इनके आर्मी चीफ। ठीक है, हम्म, 99% लोग कह रहे हैं कि वो पैसे और फंडिंग के लिए गए हुए हैं, पैसे माँगने के लिए गए हुए हैं सऊदी अरेबिया, ठीक है? और यूएई का भी दौरा है इनका। तो देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो गई है। जो पावर हाउस होता है किसी देश का, वो उनका हम्म, खत्म हो चुका है। जो उनका एनर्जी, जो उनके एजेंडाज़ तय करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाहिए। इकोनॉमी तो खत्म हम्म, हो चुकी है। और भुखमरी हम्म, और पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि बुरा हाल है। और हालाँकि ये जो हम आज का विषय पे जो बात करने वाले हैं, वो है भगत हम्म, सिंह जी को इन्होंने मतलब इनका एक हम्म, पुतला जो एक तो पहली चीज़ तो हम्म, जो जिस सड़क का नाम भगत सिंह रखना था, वो मना कर दिया। और हम्म, किसकी अर्ज़ी पे मना किया है? वो एक रिटायर्ड पाकिस्तान मिलिट्री ऑफ़िसर मेजर। हैं, जिसने ये पिटीशन दायर की। तो जायज़-सी बात है कि कोई भी रिटायर्ड अफ़सर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने पैसे भी लगाए और मुकदमा भी दर्ज करे। ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ही पहल की गई। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ही यह रिटायर्ड अफ़सर को प्लांट किया गया और बताया गया कि लाहौर में किसी भी चौराहे से लेके कोई भी पुतला जो होगा,
भगत सिंह से रिलेटेड वो नहीं इंस्टॉल होगा, ना ही नाम रखा जाएगा। तो पहली चीज तो देखिए, एक एक देश की बुनियाद उसकी जड़ों से तय होती है। एंड एज फार एज आज की तारीख में जो पाकिस्तान की जड़ें हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो अपनी नींव और अपनी जड़ों को पहचान सकते हैं, क्योंकि उनके उनकी हिस्ट्री कुछ है ही नहीं, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ इंडिया। सो वॉट एवर इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द रियल ट्रूथ एंड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। वो अब मानने को तैयार नहीं है ना? और देखिए, इतनी नफरत फैलाने का काम चल रहा है कि इन्होंने, ये खुद कंगाल हो गए हैं, खुद इनके तन पे अब कपड़े नहीं बचे हैं पहनने के लिए। पर बांग्लादेश में इन्होंने जिस तरीके से जमात इस्लामी ने जिस तरीके से पैसा दिया गया है जमात इस्लामी को, ठीक है, और बांग्लादेश की बाकी एंटी इंडिया नेशनल जो पार्टीज हैं बांग्लादेश की, उनको फंडिंग पूरी पाकिस्तान ने की है, आईएसआई ने की है, चाइना के बोलने पे किया गया था ये सब। और कुछ और तो काफी हद तक यूएसए भी इन्वॉल्व था बांग्लादेश को टॉपल करने में, जो है। एंड अभी देखिए कंट्रोवर्सी देखिए, पहली चीज तो पाकिस्तान ये गलत फहमी दूर कर ले कि वो मुसलमान देशों का मसैया है। एक परमाणु बम होने की वजह से उसे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर नहीं माना जाता है। तो पहली चीज तो ये बहुत ही गलत फहमी है पाकिस्तान को कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उसका लीडर पाकिस्तान है क्योंकि उसके पास एक परमाणु बम है। ये बहुत ही गलत नोशन है। उन्हें कोई कुत्ता नहीं पूछता है गल्फ में, इनकी कोई औकात नहीं है, और ये सिर्फ वन वे टिकट, ये सिर्फ लगता है थोड़ा नेटवर्क सर का गड़बड़ाया है, लेकिन हाँ सर। सर एक चीज और, हाँ क्या हाँ जी आजादी में एक बहुत बड़ा रोल भगत सिंह और उनके साथियों का भी था, और वो थे ही पंजाब के, पाकिस्तान साइड पंजाब के, पैदा हुए वहीं पे देखिए रोहित लाहौर जी, में। मैं एक खुलासा करना चाहता हूँ दर्शकों को कि हम्म, अ, जो लोग फिरोजपुर फाजिलका वाले जो जगह पे गए हैं, तो वहां पे एक जगह है हुसैनी वाला। तो हम्म, 1971 के वॉर में इंडिया ने फाजिलका वाली साइड 13 गांव, हम्म, 13 विलेजेस हम्म, वापस दिए पाकिस्तान को हम्म, जब सीज फायर नेगोशिएशन शुरू हुई 1971 में। उस हम्म, दौरान इंडिया ने 13 गांव देके, ये एक गांव हम्म, है हुसैनी वाला, वो वाला हम्म, फीचर अपने हिस्से किया। क्यों? वहां पे आज हम्म, की तारीख में भगत सिंह जी का मेमोरियल भी है, और माना जाता है कि हम्म, वहां पे भगत सिंह जी को फांसी भी दी थी, तो हम्म, माना जाता है। और वहां पे उनका अंतिम संस्कार भी वहीं हुआ था। तो आप देखिए हम्म, कि इंडिया के माइंड में 1971 की लड़ाई के दौरान प्रायोरिटी ये थी कि हम भगत सिंह जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल वापस अपने हिस्से में लें। और खुदा ना खास्ता अगर यही हिस्सा पाकिस्तान अपने पास रखता, वो तो नामो निशान मिटा देता। और एक चीज राइट, मैं इस बात पर हैरान हूं कि ये दावा करते हैं कि ये खालिस्तानियों के सपोर्टर हैं वगैरह। एंड ऑफ द डे भगत सिंह जी भी तो सिख थे। अब वो सही बात। एक एक शहीद सिख का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सिखों हम्म, के खिलाफ बहुत बड़ी तौहीन हो गई है। ये इतनी बड़ी बेइज्जती और इतनी तौहीन है हम सिखों के लिए कि हम्म, मतलब खून खौलता है ऐसी बातें सुन के कि भगत सिंह जी, सही बात। जिसने ना कभी किसी के बीच कोई अंतर किया, ना कोई फासला किया, ना हम्म, कोई मजहब के तौर पे कभी किसी को अलग माइंडसेट से देखा। इन्होंने सबको एक ही लेके चलते थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनके मन में यही था कि बस आजादी दिलवानी है, अंग्रेजों से आजादी दिलवानी है। हम्म, और आज की ही तारीख में पाकिस्तान अंग्रेजों के तलवे चाट रहा है।
उन्हीं से ही कटोरा लेके पैसे मांग रहा है। तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची है। और मैं पाकिस्तान में बैठे जितने भी सिख हैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वहां की सरकार को समझाइए या फिर उनके खिलाफ जाइए, क्योंकि ऐसे तो ये वैसे भी देखिए अबडक्शन तो चल ही रही है। हिंदुओं की घरों से लड़कियां उठा रहे हैं, सिखों के घरों से भी ये वहां पे, क्योंकि सिख माइनॉरिटी में है, उधर भी उनकी लड़कियों को ये किडनैपिंग करके जबरदस्ती शादियां करवा रहे हैं और इनके खुले आम कत्ल भी हो रहे हैं लड़कियों के, जो हिंदू और सिख लड़कियां हैं पाकिस्तान पाकिस्तान में। पर वहां पे बिकॉज मेजोरिटी मुस्लिम है तो ये आवाज उठाने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम एनजीओ, कोई ऐसा एक एनजीओ नहीं है पाकिस्तान में जो इनकी रेस्क्यू पे आया हो। कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ये एंटर नहीं करने दे रहे हैं पाकिस्तान में कि ये इस इशू को हम एड्रेस करें। तो देखिए बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, सोशल स्ट्रक्चर के तौर पे भी और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान इज डिमिनिश्ड। और अभी तो कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि जो करतारपुर साहिब जो जहां दर्शन करने जा रहे हैं सिख, वहां पे इन्होंने टीवी पे 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार की वीडियो चला रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आप देखिए कि कितना डेस्परेशन है आईएसआई में और पाकिस्तानियों में कि इन्होंने सारे नुस्खे अपना लिए। देखिए इन्होंने नशे फैला दिए पंजाब में, इन्होंने यूथ को खत्म कर दिया। यूथ को बचाने के लिए यहाँ पंजाब के लोगों ने अपनी जमीनें गिरवी रख के या बेच के अपने बच्चे भी कनाडा भेज दिए कि वहां पे ये नौकरियां करेंगे, लेबर करेंगे, इज्जत की नौकरी करेंगे और अपनी रोटी कमाएंगे। ठीक है, अब ये सब देखते हुए भी आईएसआई और पाकिस्तान सरकार बेबस हो चुकी है कि अब इसके अलावा और डैमेज कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट आज की तारीख में अगर पाकिस्तान को किसी से भी है, वो इंडिया के पंजाब के सिखों से है, क्योंकि सिखों ने ही इन्हें हमेशा लोहे के चने चबवाए हैं। ठीक है, सिखों ने ही पहले इन्वेड किया है और इनको हराया है और इनको मारा है। ठीक है, बांग्लादेश में भी देखिए जो भी सरेंडर अकॉर्ड थे, वो भी ब्रिगेडियर अरोड़ा ने को चुना गया था कि ये जाएंगे और वहां पे इनका सरेंडर इन करवाएंगे जनरल नियाजी के हाथों। तो देखिए सिखों का जो खौफ है वो चाइना की आंखों में भी बहुत जबरदस्त है। चाइना इज ऑल्सो वेरी स्कैर्ड, इट इज शिट स्कैर्ड ऑफ द इंडियन सिख। इंडिया के जाट हो गए, इंडिया के राजपूत हो गए, ये हम जितनी भी ये कौम है ये फाइटिंग कौम है हमारी। ठीक है, तो इन सब से चाइनीज आर नॉट कंफर्टेबल। और साथ ही साथ चाइनीज आर आल्सो पुशिंग पाकिस्तान कि भाई तुम और आगे कुछ डैमेज करो, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे ये काफी बिहाइंड क्लोज डोर्स बातें हो रही हैं कि यूएसए ने एक लॉन्ग टर्म षड्यंत्र रचाया है टू मेक इंडिया एंड चाइना फाइट, ताकि उसके रास्ते में जो उसको एज अ वर्ल्ड पावर कंटेंडर के तौर पे उभरती भी पावर आ रही है वो मेनली इंडिया है, बिकॉज इंडिया डेमोक्रेसी है। चाइना को वो उस नजरिए से नहीं देखते, क्योंकि चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना डीपीआरसी बोले, पर इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट इज नॉट रिपब्लिक, इट इज अ कम्युनिस्ट चाइना आज की तारीख में जो डिक्टेटरशिप है। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज प्रोबेबली आफ्टर एवरी 5 years और आफ्टर एवरी 10 years। ठीक है, डिपेंड्स जो भी पब्लिक लोगों को जिसे चुनेगी। बट एज अ डिक्टेटरशिप ये तो 20-20 साल हो गए हैं इन्हें कुर्सियों पे बैठे हुए, अपने ये मुल्कों पे राज कर रहे हैं, उनकी रिसोर्सेज को खा रहे हैं, ये पॉलिसी मेकर्स यही हैं। ठीक है, पूरा लॉ इन्फोर्समेंट के करता धरता और डिसीजन मेकर भी यही है। तो देखिए चाइना को हम एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं देख सकते। और काफी हद तक रशिया के लिए भी ये चीज लागू है। और रशिया और चाइना बोथ हैव कम्युनिस्ट फुटप्रिंट। ठीक है, निशानियां इनकी कम्युनिस्ट की हैं।
और जहां तक हम्म, पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान अभी चाइना के हाथों बहुत ज्यादा दब रहा है। क्यों? क्योंकि वो हम्म, चाइनीज सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आजादी की लड़ाई लड़ रही है पाकिस्तान से, तो चाइना ने भी क्लियर कट जवाब दे दिया है पाकिस्तान को कि अगर तुम नहीं संभाल हम्म, सकते तो सीपेक में हम अपनी आर्मी डिप्लॉय करेंगे। मतलब चाइनीज आर्मी इज केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग द सीपेक प्रोजेक्ट। तो देखिए, हम्म, पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे भी सवाल खड़ा कर दिया है चाइना ने, बोल के कि यदि हम्म, चाइनीज नेशनल्स पे हमले नहीं बंद होएंगे, तो हम अपनी चाइनीज हम्म, मिलिट्री ऑफिशियल्स को पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे। और आप हैरान मत होइएगा कि चाइना का जो एमएसएस है, मिनिस्ट्री ऑफ सीक्रेट हम्म, सर्विस, उसके ऑफिशियल्स आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सीपेक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, और वो हम्म, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इनके भीतर घुस चुके हैं। और देखिए, जहां तक फिजिकल फीचर्स का सवाल है, ऑब्वियस सी बात है कि ये पैसे देके वहीं के, देखिए, क्योंकि पॉवर्टी इज ऑन द राइज, तो पॉवर्टी बीइंग ऑन द राइज, आप इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंस सोर्सेस को, और उन्हें एक्सप्लॉइट करके वो आपके लिए एक एसेट के तौर पे आपको उस देश के खिलाफ काम करते हैं। तो पाकिस्तान हम्म, अब बहुत वल्नरेबल हो गया है, क्योंकि आम आदमी को रोटी नसीब नहीं हो रही। और इस चीज का फायदा उठाने के लिए चाइना का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो बहुत ही डीप इनसाइड पाकिस्तान फैल चुका है। और पाकिस्तान को भी पता नहीं चल रहा है हाउ टू क्रिएट द बैलेंस, क्योंकि देखिए, जैसे ही पाकिस्तान की लीडरशिप अमेरिका की तरफ लीन करने को कोशिश करेगी, वहां पे चाइना और सीपेक का फंदा जो पाकिस्तान के गले में लगाया है, उसे करेगा टाइट और इसे इसको दूरी बरकरार रखवाएगा कि पाकिस्तान शुड नॉट गेट वेरी क्लोज टू यूएसए। ठीक है। जहां तक यूएसए का सवाल है, यूएसए हैज टू साइड विद द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया, ओनली बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंटेंडर जो चाइना को अंडर चेक रख सकता है, क्योंकि चाइना के साथ सिर्फ एक ही देश है पूरी दुनिया में जो उसके साथ वर्ल्ड वॉर टू के बाद लड़ाई कर चुका है, वो इंडिया है। ठीक है, तो हम चाइनीज की रग रग जानते हैं, हम उनकी कैपेबिलिटीज जानते हैं, हम उनकी टेक्नोलॉजी और किस लेवल पे है उसको भी जानते हैं। और देखिए, आज की तारीख में इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए, अब पलड़ा उल्टा हो चुका है। जो एक टाइम पे चाइना आगे था इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो अब इंडिया आगे आ गया है। तो बेसिकली वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 3, वी आर द ओनली कंट्री which is taking care of its personal interest. मतलब इंडिया इज देयर टू बैक इंडिया, इंडिया इज नॉट देयर टू काउंटर एनी अदर कंट्री। जियो और जीने दो। ठीक है, सो इसकी वजह से अमेरिका को भी काफी प्रॉब्लम है इंडिया की तरक्की के साथ, नो डाउट्स। इकोनॉमिकली वी आर गेनिंग, एंड आप मानेंगे नहीं, मैंने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 6 ट्रंप टावर्स का सैंक्शन किया गया है यूएसए से। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 ट्रंप टावर्स इंडिया में बनवाने की मंजूरी दी है, जिसकी लागत 15,000 करोड़ रुपए है। सो यू कैन इमेजिन दैट construction of these 6 Trump towers will get Donald Trump 15,000 crore rupees इंडियन करेंसी। तो उनका आते ही उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है, और पहले टॉप 3 वर्ल्ड लीडर्स में से एक नरेंद्र मोदी हैं, जिसके साथ उन्होंने फोन पे बात की है। तो जायज सी बात है कि यहाँ पे कौन सी कंट्री को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए, इनकी जो इलीगल गन मार्केट है, जो आईएसआई का जो प्रिमिटिव माइंडसेट है, ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने पहले आतंकवादियों का साथ दिया और अब उनसे मुंह फेर लिया है, इनकी आपस में ही भिड़त काफी होने लग गई है। बलूचिस्तान सर एक लिबरेशन चीज, आर्मी
कॉन्स्टेंटली बलूचिस्तान में कभी 20 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, कभी 5 मारे गए, कभी 10 मारे गए। मतलब अब ऐसी रिपोर्टें आती नहीं कि 1 मार दिया, 2 मार दिए या 3 मार दिए। अब इकट्ठा ही आ रहा है 20 मार दिए, 25 मार दिए, 30 मार दिए, अब ऐसे फिगर्स आ रहे हैं। तो देखिए सर पाकिस्तान एक आर्मी को नुकसान तो बहुत पहुंच रहा है, ये अपनी हरकतों की वजह जो वापस आते हैं टॉपिक पे, भगत सिंह को, जब भगत सिंह को फांसी हुई थी 1931, उस समय पाकिस्तान का आइडिया ही फ्लोट नहीं हुआ था उस समय। तो ये वो भी इंडियंस थे, ये भी इंडियंस थे, सारे इंडियंस थे। और भगत सिंह तो उसी इलाके के रहने वाले थे। ये और भगत सिंह लड़ किसके लिए रहे थे? भगत सिंह क्या इस चीज के लिए लड़ रहे थे कि सिर्फ इंडिया को, यानी कि जो इस समय इंडिया है, उसी को आजादी मिले, पाकिस्तानी साइड बलूचिस्तान को और सिंध को और पंजाब को ना मिले? वो सबके लिए लड़ रहे थे। तो ये भगत सिंह को कैसे बोल सकते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर नहीं थे, ये तो क्रिमिनल थे? ये भगत सिंह के लिए इतनी नफरत कैसे हो सकती है? और खालिस्तानियों के लिए आपके पास क्या पैगाम है? मैं तो इतना ही बोलूँगा रोहित जी कि एक देश की नींव उसके इतिहास से रची जाती है। पाकिस्तान ये भूल रहा है कि जो हिंदुस्तान की नींव है, वो ही पाकिस्तान की भी नींव थी। पर सही। वो अपनी ही हिस्ट्री को मिटाने पे तुले हुए हैं, ताकि वो हम्म। कोई भी ताल्लुक ना रखें इंडिया के साथ, हम्म। भारत के साथ। पर वो हम्म। ये नहीं समझ रहे हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया में हैं, जो हम्म। अच्छा कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उनके पास आज की तारीख हम्म। में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, ठीक है? उनकी हम्म। बिज़नेसेस हैं, ठीक है? हम्म। वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बने हुए हैं, जितने भी मुस्लिम्स इन सही इंडिया हैं, बात। वो तरक्की कर रहे हैं, हम्म। ज़मीनें खरीद रहे हैं, है ना? दे आर डूइंग वेल, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर। वो अब पाकिस्तानियों से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। मैं दर्शकों को हम्म। इतना ही बताना चाहूँगा कि वो पल याद करें, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ इंडिया आए थे और एक मौलाना साहब जी थे इंडिया के, जिन्होंने उन्हें खरी-खोटी सुनाई। यूट्यूब पे वो हम्म। वीडियो मौजूद है कि कृपया करके हम्म। आप अपने इंटरनल इश्यूज़ को इंडिया के मुसलमान के इश्यूज़ से रिलेट ना करें। बिकॉज़ इंडियन हम्म। मुस्लिम इज़ वेरी सुपीरियर कंपेयर्ड टू हम्म। पाकिस्तान मुसलमान, नंबर 1। हम्म। नंबर 2, अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तो वो मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि इतना ही लीडरी का शौक है, तो इन्हें हम्म। ईरान के साथ मिलके इज़राइल के खिलाफ कोई ना कोई हरकत तो करनी थी। पर ये मुझे वो सीन याद आता है व्हाट्सएप पे वीडियो का कि 2 कुत्ते तब तक भौंकते रहते हैं जब तक बीच में गेट है, जैसे ही गेट साइड हो जाता है हम्म। तो एक कुत्ता हम्म। 2 कुत्तों में से एक कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। तो पाकिस्तान की आज हम्म। की तारीख में ये हालत है कि वो अब सिर्फ बोलने लायक रह गया है, करने लायक वो बचा नहीं है, क्योंकि उसके पास ना ही हम्म। रिसोर्सेज़ हैं, ना ही मैन पावर है, ना ही अब उनके पास कोई टेक्नोलॉजी बची है। और ये तीनों हम्म। चीज़ें कब प्राप्त होंगी? जब उनके पास पैसा होगा, वो उनके पास है नहीं, ठीक है? हम्म। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ वेरी बिग मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन हम्म। इन द मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये अपने मुल्क को खुद सँभाल नहीं सके एंड नाउ इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ फेल्ड स्टेट। तो आप जो मर्ज़ी कर लो, है ना? यू कैन नॉट डिनाय हम्म। हिस्ट्री, यू कैन नॉट हम्म। डिनाय द ट्रूथ। आज की तारीख में हम्म। 93,000 93,000 जो पाकिस्तान हम्म। प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनकी हम्म। वीडियोज़ मैं इतने सुकून के साथ देखता हूँ ना वो ऑन इंटरनेट, हम्म। यूट्यूब, ऑल हम्म। चैनल्स इट इज़ हम्म। अवेलेबल। वो सरेंडर वाली हम्म। वीडियोज़। तो जब भी हम्म। कोई भी पाकिस्तानी उछलता है, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि कृपया करके यूट्यूब पे जाइए और हम्म। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स टाइप करें सर्च में, वो आपको वीडियोज़ दिखेंगी। आपको अपने पूर्वजों के बारे में पता चलेगा जब उन्होंने हथियार डाल दिए थे इंडियन फोर्सेस के हम्म। सामने एंड इंडियन हम्म। फोर्सेस ने
फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के आदेशों पे किस तरीके से ये 93,000 पाकिस्तान प्रिजनर ऑफ वॉर को ट्रीट किया गया था, जैसे वो एक गेस्ट हों। उनको बिस्तरे मुहैया कराए गए थे, उनकी खातिरदारी हुई थी, उनकी हाइजीन, सैनिटेशन, खाना, कपड़े, विंटर क्लोथिंग सब कुछ प्रोवाइड किया गया था। एक बिकॉज़ अ सोल्जर शुड बी गिवन रिस्पेक्ट इवन इफ इट इज़ द एनिमी। बट आज की तारीख में वो जो दृश्य है ना, वो इनके खून में, इनकी अभी प्रेज़ेंट जनरेशंस में गड़ चुकी हैं कि ये अपने आप को शीशे में देख नहीं पाते हैं। और इनको इतनी घिन और अपनी खुद से इतनी घिन होती है पाकिस्तानियों को कि दे कैन नॉट टॉलरेट द फैक्ट कि ये सरेंडर कर गए थे। नंबर 1। नंबर 2, कारगिल में जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसके अंदर इंडियन सोल्जर्स इनके जो मृत सिपाही और अफसरों को सौंप रहे हैं, वो वीडियोस भी आई हैं और वो भी इन्होंने शर्म के मारे ली। पर बीबीसी में 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप जाके देखिएगा, जिसके अंदर पाकिस्तानी एसएसजी ऑफिसर्स की बॉडीज लेने से पाकिस्तान आर्मी ने मना कर दिया था और आज की तारीख में वो ऑफिसर्स इज्जत के साथ विद ऑल मिलिट्री रिस्पेक्ट ये इनको इंडियन आर्मी ने दफनाया और हमने इनकी शरीरों को इज्जत के साथ, है ना, बाइज्जत हमने इन्हें दफनाया एंड हमने इन्हें इज्जत दी और क्लोजर दिया एज अ सोल्जर टू सोल्जर। बट आप देखिए कि इनके पाकिस्तान मिलिट्री के मॉरल्स ही नहीं है, इनकी खुद की इज्जत ही नहीं है। आप कैसे हाउ आप एक फौज को कैसे लीड कर सकते हो, जिसमें आप जंग में जाने से पहले आप ये भी आश्वासन नहीं दे सकते अपने सिपाहियों को कि भाई अगर तुम शहीद हो गए तो तुम्हारे शरीर को मैं वापस लेके आऊँगा, किसी भी हालत में। ये वाली हरकत भी नहीं कर सकते, तो ये किस मॉरल ग्राउंड पे कौन-सी फौज है? और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान का पॉलिटिकली इंटरफेयर कर करके। और इनके आप घर देखें आर्मी जनरल्स के, किसी की पिज़्ज़ा की कोई चेन खुली हुई है ना? स्मोकिंग जोस और है ना? और इनके शॉपिंग मॉल्स में दुकानें हैं, इनके पास ज़मीनें अलग से इतनी ज़्यादा हुई हुई हैं, पर आम पाकिस्तानी का क्या? वो बेचारा ना खाना खा पा रहा है, ना दूध अफ़ोर्ड कर पा रहा है। और मुझे तो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जो भूखे सो रहे हैं आज की तारीख में, मतलब वो सही सिर्फ़ बात। एक वक़्त का ही खाना खा उन्हें नसीब हो पा रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा पाकिस्तानियों को कि जिस तरीके से ये अब भगत सिंह जी की तौहीन कर रहे हैं, ये सिखों को अपने खिलाफ ही कर रहे हैं। ये कुछ अच्छा काम कर नहीं रहे हैं और देखिए इसका इम्पैक्ट कनाडा तक गूंजेगा। और जब वहाँ के खालिस्तानी एक-एक पाकिस्तानी को उनके घरों से निकाल के, है ना, एक-एक को मारेंगे वहाँ पे, कनाडा में और फ़ॉरेन यूरोप में, तब इन्हें पता चलेगा कि भगत सिंह जी की तौहीन इन्हें कितनी महँगी पड़ने वाली है। तो मैं इन्हें राइट। इतना ही बोलूँगा कि आग के साथ ना ही खेलें, तो बेहतर रहेगा। और अपने अपनी देश के, अपने मुल्क के इतिहास की इज़्ज़त करें और उसे प्रिज़र्व करें और एक्सेप्ट करें हिस्ट्री को। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इनको अपने साथ लेके आगे चलने के लिए तैयार होगी, वरना मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ है। दे हैव नो फ्यूचर। देश से बाहर बैठे देश से बाहर बैठे खालिस्तानियों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस कंट्री में गाजी एर्तुगरुल की मूर्तियां लगी हैं, उस कंट्री में हमारे गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की एक भी मूर्ति नहीं लगी। ये शर्म की बात है और खालिस्तानियों को ये बात समझ में भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो भी इस चक्कर में है कि हमारा रिलीजन, हमारा खालिस्तान कॉन्सेप्ट, ये सब जाए भाड़ में, अपने मकान बनाए। वो भी पन्नू कितने मकान लेके बैठे, पन्नू कितने फार्म हाउसेस हैं। तो वो पन्नू भी यही काम कर रहा है, पाकिस्तानी भी यही काम कर रहे हैं। हमारा नैरेटिव जारी रहेगा। थैंक्स अ लॉट मेजर समर सिंह तूर साहब। एक चीज और कि आप जैसे देशभक्त जब तक इस देश में हैं, इस देश के दुश्मन बलवा नहीं कर सकते। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद रोहित जी।